सीख के गया कलकत्ता से, लंदन गया। लंदन में इसने डॉक्टरों की सभा बुलाई और उनको कहा कि आपको मालूम है हम चेचक से मर रहे हैं और भारतवासी चेचक से लड़ रहे हैं, उनके पास टीका है इसका। तो कोई अंग्रेज मानने को तैयार नहीं इसकी बात को, वो कहते हैं कि गप मार रहे हो। तो वो कहता है मेरे खर्चे से सबको लेके चलता हूं। तो दोबारा फिर आया, अपने साथ कई अंग्रेज डॉक्टरों को लेके आया और कलकत्ता के कई इलाकों में घुमाया उनको और दिखाया कि देखो कैसे घर घर में जाके टीका लगाते हैं चेचक का। और बस एक छोटी सी सुई उसको मामूली सा चुभाते हैं, बस उतने में ही इम्यूनिटी होती है 3 दिन के अंदर। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि इसमें है क्या। तो वो कहते हैं जो भारत में चेचक का टीका लगाने वाले वैद्य हैं ना, वो बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। जिनको चेचक हो जाती है उनके शरीर का जो पस होता है वो हम निकाल लेते हैं और सुई की नोक के बराबर किसी के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और फिर शरीर उसकी इम्यूनिटी धारण कर लेता है। ये सिद्धांत हमारा है जो दुनिया को हमने दिया। आजकल आधुनिक विज्ञान सिखाता है ना ये टीके के बारे में। पल्स पोलियो अभियान एक चल रहा है, फिर स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, फिर ये बड़ी माता के खिलाफ, फिर इसके खिलाफ, फिर बहुत सारा टाइफाइड के खिलाफ जो चलता रहता है और जगह जगह टीके लगाते रहते हैं। ये टीके लगना सारी दुनिया को भारत ने सिखाया है। और टीके के पीछे का जो दर्शन है कि आप जिस बीमारी से लड़ना चाहते हैं उसी बीमारी के जीवाणु को आप शरीर में प्रवेश कराइए ताकि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत हो जाए। यह सिद्धांत पूरी दुनिया को हमने दिया। बस दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस सिद्धांत का जब दुनिया के वैज्ञानिकों के स्तर पर पंजीकरण हो रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तब हम वहां हाजिर नहीं थे और इसलिए हमारे नाम से ये दर्ज होने से वंचित रह गया। ये डॉक्टर ओलिवर के नाम से वहां दर्ज है। दुनिया भर के जो रिकॉर्ड्स है ना उनमें डॉक्टर ओलिवर के नाम से ये वर्णित है। और डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिख रहा है कि मैंने कलकत्ता में आके सीखा है इसको। तो डॉक्टर ओलिवर के पहले ये चेचक के बारे में अगर लिखना होगा तो उन वैद्यों के बारे। और डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिखता है कि ये जो वैद्य हैं इनको मैंने पूछा कि आपको किसने सिखाया, तो वो कहते हैं हमारे गुरु ने सिखाया। उनको किसने सिखाया, उनके गुरु ने सिखाया। तो कहता है कम से कम भारत में पिछले 1500 साल से ये टीका लग रहा है। और ये बात है 1710 के आसपास। वो कहता है 1500 साल से कम का इतिहास नहीं निकलेगा भारत में चेचक के टीके का। और अंत में वो कहता है कि भारत के ये जो वैद्य हैं ये इनको प्रणाम करना चाहिए, इनका वंदन करना चाहिए, इनका अभिनंदन करना चाहिए कि निशुल्क रूप से ये सेवा देने के लिए एक एक घर में जा रहे हैं और लोगों को चेचक जैसी महामारी से बचा रहे हैं। हम अंग्रेजों को इन्होंने बिना किसी शुल्क के ये ज्ञान सिखाया है। हम इनके जितने ज्यादा आभारी हो सके उतना अच्छा होगा, ये डायरी के अंत में लिखता है। लेकिन दूसरे अंग्रेज उसकी डायरी का ये अंतिम हिस्सा गायब करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवाते हैं और सारी दुनिया आज ये मान के बैठी है कि चेचक के टीके का आविष्कारक डॉक्टर ओलिवर था, वो भारत था। ओलिवर ने आके यहाँ सीखा था। और एक दो रोचक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे भारत के बारे में, जो दुनिया की हमने दिया है, क्या क्या हमने दिया है दुनिया को। थोड़ा तकनीकी पे आता हूं। लोहा बनाने की जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई। और लोहे से भी एक अच्छा शब्द अगर मैं बोल सकूं तो स्टील बनाने की जो तकनीक है वो सारी दुनिया को हमने सिखाई। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है, आपको भी थोड़ी देर में ये गर्व की अनुभूति होगी। सारी दुनिया को स्टील बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाया। दुनिया में सबसे पहले स्टील भारत में बना। और स्टील आप जानते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। आज अगर आप स्टील बनाने की किसी भी फैक्ट्री को देखने जाएं और उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कच्चे लोहे से, लोहे के अयस्क से, आयरन ओर से स्टील बनाना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और वो टेक्नोलॉजी इस देश में बहुत साल पहले विकसित हुई। एक अंग्रेज आया हमारे देश में
जिसने सर्वेक्षण किया 1795 में। उस अंग्रेज के सर्वेक्षण के कुछ वाक्य सुनाता हूं आपको। अंग्रेजी में उसने लिखा, मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूं। वो कहता है कि भारत में स्टील बनाने का काम पिछले 1500 साल से हो रहा है। 1795 माने 1800 मान लो, और 1800 से 1500 साल घटा दो तो तीसरी शताब्दी से ईसा के जन्म के 300 साल के बाद क्या समय निकलता है। तीसरी शताब्दी से इस देश में स्टील बनाने का काम हो रहा है। वो कहता है कि मैंने जो सर्वेक्षण भारत में किया है, भारत का पश्चिमी इलाका, पश्चिमी भारत आप जानते हैं, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात और थोड़ा मध्य प्रदेश का इलाका, और वो कहता है भारत का पूर्वी इलाका, बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, झारखंड उसमें आता है, और थोड़ा सा दक्षिणी इलाका। 3 इलाके की बात कर रहा है। तो इन 3 इलाकों में मैं घूमा हूं और अब तक मैंने भारत में स्टील बनाने के 15,000 छोटे फैक्ट्री चलते देखे। अपनी आंखों की वर्णन कर रहा है वो, कह रहा अब तक मैं घूमा हूं इतने इलाके में 15,000 छोटी फैक्ट्रियां, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज उसने लिखा है। 15,000 छोटी फैक्ट्रियां स्टील बनाने की भारत में चल रही हैं 1795। और वो कहता है कि हर फैक्ट्री में एक दिन में 500 किलो तक स्टील आराम से बनता है। और वो कहता है कि हर एक फैक्ट्री 24 घंटे चलती है और उसमें मजदूरों की 3 पालियां हैं। 8-8 घंटे की 3 पाली में काम होता है, 24 घंटे फैक्ट्री चलती है। और ये फैक्ट्री को जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण लगता है वो लोहा गलाने वाली भट्टी है, जिसको आज हम अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस। कच्चा लोहा है, वो ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, फिर ब्लास्ट फर्नेस में तापमान बढ़ाया जाता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान पहुंचता है तब लोहा पानी की तरह से उबलता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर उसमें निकिल क्रोमियम जैसी चीजें मिला के स्टील तैयार होता है। तो वो कह रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री का उपकरण है वो है भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस। और वो कहता है कि मैंने हिसाब निकाला है कि भारत में स्टील बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री की जो ब्लास्ट फर्नेस है उसको बनाने का खर्चा सिर्फ 15 रुपए आता है। और ये 15 रुपए का आंकड़ा है 1795 का। आज के हिसाब से अगर आप इस आंकड़े को समझने की कोशिश करेंगे तो 300 का गुणा कर दीजिए, तो 15 में 300 का गुणा कर दीजिए तो 15 × 45 माने 4,500 रुपए में ब्लास्ट फर्नेस बन के तैयार हो जाती है। फिर वो कह रहा है कि एक ब्लास्ट फर्नेस एक दिन में आराम से 1 टन लोहा बना लेती है, स्टील बना लेती है। और वो कहता है कि 1 टन स्टील बनाने में भारत के जो कारीगर हैं उनका खर्चा मात्र 80 रुपए आता है। 1 टन का माने हो गया 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम स्टील बनाने का खर्चा 80 रुपए। तो आप जरा कल्पना करिए 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे। और आपको मालूम है इस समय 1 किलो स्टील कितने में बनता है? 40 रुपए। 1795 में हम भारतीय तकनीक से स्टील बनाते थे तो 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे आता था। अब यूरोप के देशों की नकल करी हुई तकनीक से हम स्टील बनाते हैं और 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा आता है 40 रुपए। आप बताओ टेक्नोलॉजी वो सुपर्ब थी या आज की सुपर्ब? और आगे लिखता है वो कि हमारे देश में ये स्टील बनने में जो छोटी फैक्ट्रियां हैं वो 10 घंटे लगाती हैं और 10 घंटे में स्टील बनके तैयार हो जाता है। और वो कहता है कि सभी 15,000 जो स्टील बनाने की फैक्ट्रियां हैं इनमें एक दिन में 7,500 मीट्रिक टन लोहा बनता है और एक साल में लगभग 27.5 लाख मीट्रिक टन लोहा तैयार होता है, माने स्टील तैयार होता है। और इस स्टील की सरिया बनती है और ये सरिया भारत से यूरोप में बिकने के लिए जाती है और भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में प्रीमियम प्राइस पर बिकता है, माने सबसे महंगी कीमत पर बिकता है, क्योंकि भारत के स्टील की तुलना में दुनिया का कोई स्टील ठहरता नहीं।
और अंत में वो लिख रहा है अपनी डायरी में कि भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में जब बिकता है तो भारत के व्यापारी उस स्टील के बदले में अगर सोने की मांग करें तो भी व्यापारी सोना देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी का स्टील दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और वो कई बातें कह रहा है। एक बात कह रहा है कि भारत के स्टील को प्रीमियम प्राइस क्यों मिल रहा है दुनिया के बाजार में, तो कहता है कि भारत का स्टील ऐसा अद्भुत है जिसमें जंग नहीं लगता। और आप जानते हैं भारत में इस तरह का स्टील बनाने की हजारों साल से परंपरा है जिसमें जंग नहीं लगता। आप जाइए, मेहरौली नाम का एक गांव है दिल्ली में, उसे देखकर आइए। वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, सैकड़ों साल से बारिश में भीग रहा है और सैकड़ों साल से हवा के थपेड़े खा रहा है, लेकिन उस लौह स्तंभ में 1 इंच मात्र अभी तक जंग नहीं लगा है। ये भारतीय स्टील की क्वालिटी का नमूना है। तो जो अंग्रेज कह रहा है ना कि भारत का स्टील प्रीमियम प्राइस पे बिकता, वो कहता है इसलिए बिक रहा है क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है। और वो कहता है कि दुनिया में भारत के बाद अगर सबसे अच्छा स्टील कोई बना सकता है तो वो स्वीडन है, लेकिन स्वीडन में स्टील बनाने का खर्चा भारत में स्टील बनाने के खर्चे से 100 गुना ज्यादा आता है। हम 80 रुपए का 1 टन स्टील बना लेते हैं और स्वीडन में 8000 रुपए का 1 टन स्टील उस समय बनता है 1795। और वो कहता है कि भारतवासियों को अपनी इस कला पर और अपनी इस हुनर पर गर्व होने की जरूरत है कि सारी दुनिया में जब कोई नहीं जानता वो तकनीक उनको आती है। और अंत में वो कहता है कि भारत की जो स्टील बनाने की ब्लास्ट फर्नेस है, जो भट्टी है, वो इतनी हल्की है कि उसको बैलगाड़ी में रख के कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। वो कहता है ये पोर्टेबल है, मूवेबल है, जबकि यूरोप के देशों की जो भट्टियां हैं वो स्थायी हैं, उनको उखाड़ कर कहीं नहीं ले जा सकते। अगर उखाड़ना पड़ता है तो भट्टी टूट जाती है, लेकिन भारतवासी इतने हुनरमंद हैं, इतने कौशल वाले हैं कि भट्टी बनाते हैं, उसको बैलगाड़ी में रख के एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये भारतवासियों को कितना ज्ञान है कि एक साधारण सी भट्टी में 1400 डिग्री तापमान पैदा कर लेते हैं। आप जानते हैं 1400 डिग्री तापमान पैदा करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ये भी तब 17वीं शताब्दी में। आज तो हम बिजली की मदद से चाहें तो 2000 डिग्री 3000 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन जब बिजली नहीं थी तब हम 1400 डिग्री का तापमान पैदा कर सकते थे। और वो कहता है कि इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत में सबसे अच्छे किस्म का लोहा मिलता है और सबसे अच्छे किस्म का कोयला मिलता है। उस कोयले और लोहे के सम्मिश्रण से ये स्टील बनता है। कोयला 1400 डिग्री तापमान पैदा कर देता है और लोहा उसमें गल जाता है और स्टील बना देता है। तो स्टील बनाना सारी दुनिया को हमने सिखा। ये जो अंग्रेज है जो आया भारत में सर्वेक्षण किया, इसने सीखा और सीखने के बाद ये लंदन गया। लंदन में जाके इसने एक स्कूल खोला, मेटलर्जी का स्कूल खोला, उसमें स्टील बनाना अंग्रेजों को सिखाया। और फिर दुर्भाग्य से इसी के नाम से दर्ज हो गया कि स्टील का सबसे पहला बनाने वाला ये अंग्रेज, लेकिन उसने भारत से सीखा है। ये बात अभी दर्ज होना बाकी है। एक दो और उदाहरण देता हूं, हमने दुनिया को और क्या क्या दिया है। सारी दुनिया में इस समय किसी को मैं पूछूं कि सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया, तो हम ले दे के एक नाम लेते हैं, राइट ब्रदर्स ने बनाया। और उनके नाम से दर्ज है ये आविष्कार। 17 दिसंबर सन 1903 को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया, जो 120 फीट उड़ा और गिर गया। और उसके बाद फिर आगे हवाई जहाज की कहानी शुरू होती है। तो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि 17 दिसंबर 1903 में पहली बार हवाई जहाज बना और उड़ा, 120 फीट तक गया। अमेरिका के साउथ कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने उसको उड़ाया। लेकिन अभी दस्तावेज मिले हैं और वो ये बताते हैं
कि 1903 से कई साल पहले सन 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे गिरा। जिस भारतीय वैज्ञानिक ने यह करामात की उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे। मराठी व्यक्ति थे। अगर आप मुंबई से परिचित हो तो मुंबई में एक छोटा सा इलाका है, उसको चीरा बाजार कहते हैं, वहां उनका जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई की। एक गुरु के सानिध्य में रह के संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करते समय उनकी रुचि पैदा हो गई और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वो महर्षि भरद्वाज है। महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के आधार पर फिर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई विमान शास्त्र की। सबसे पहली पुस्तक महर्षि भरद्वाज की है विमान शास्त्र की। और भारत में वो जो पुस्तक उपलब्ध है, सबसे पुरानी पुस्तक वो 1500 साल पुरानी है। महर्षि भरद्वाज तो उसके भी बहुत साल पहले हुए। तो महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र पे सबसे ज्यादा शोध किया। ये जो शिवकर बापूजी तलपदे थे, इनके हाथ में महर्षि भरद्वाज की वो पुस्तक लग गई विमान शास्त्र। उस पुस्तक को आद्योपांत उन्होंने पढ़ा। उस पुस्तक के बारे में उन्होंने कुछ रोचक बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कही कि इस पुस्तक के 8 अध्यायों में विमान बनाने की तकनीकी का ही वर्णन है। 8 अध्याय। और वो कहते हैं कि 8 अध्याय में 100 खंड हैं जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तार से वर्णन है। फिर आगे कहते हैं कि महर्षि भरद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे। आप इस बात को जरा फिर से सुनिएगा। एक सिद्धांत पर पूरा विमान बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है, उस पे इंजन बन जाता है और विमान बन जाता है। ऐसे 500 सिद्धांत लिखे हैं महर्षि भरद्वाज ने। माने 500 तरह के विमान बनाए जा सकते हैं हर एक सिद्धांत पर। और उस पुस्तक के बारे में तलपदे जी लिखते हैं कि ये 500 सिद्धांतों के 3000 श्लोक हैं। विमान शास्त्र में 3000 श्लोक हैं। और वो कहते हैं, आप जानते हैं ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये जो तकनीकी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है और हर एक तकनीकी की एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो महर्षि भरद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। 32 तरह से 500 किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं। इस बात को जरा समझिएगा, मुझे देर में समझ में आई। 32 तरीके हैं 500 तरह के विमान बनाने के। माने एक विमान बनाने के 32 तरीके, 2 विमान बनाने के 32 तरीके, 500 विमान बनाने के 32 तरीके उस पुस्तक में है विमान शास्त्र। 3000 श्लोक है, 100 खंड है और 8 अध्याय है। कितना बड़ा ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ को शिवकर बापूजी तलपदे ने पढ़ा अपने विद्यार्थी जीवन से और पढ़ पढ़कर परीक्षण किए और परीक्षण करते करते 1895 में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया। और उस विमान को बना लिया तो उन्होंने उसको उड़ाकर भी दिखाया और उसको देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए। हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे महादेव गोविंद रानाडे, जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जज की हैसियत से काम किया करते थे मुंबई हाई कोर्ट में। तो रानाडे जी गए उसको देखने के लिए। बड़ोदरा के एक बड़े राजा हुआ करते थे गायकवाड़ करके, वो गए उस विमान को देखने के लिए। ऐसे 20 बड़े लोगों के सामने और हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया। और हैरानी की बात यह थी कि उस विमान को उन्होंने उड़ाया, उसमें खुद नहीं बैठे, बिना चालक के उड़ा दिया उसको। माने आप समझिए कि उस विमान को उड़ाया होगा तो कंट्रोल सिस्टम तलपदे जी के हाथ में है और विमान हवा में उड़ रहा है।
और ये बात 1895 में हो रही है। आज